अब इसके बाद में देखिए असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, कहां पर? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। क्या हुआ था इसमें? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार के जो है इसमें कर लिया गया था। विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय। और इसके अलावा जो पाल, सीआर दास यानी विपिन चंद्र पाल, सीआर दास, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तो इन सब के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था और असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था प्रस्ताव इसका जो था, लेकिन इन लोगों ने जो है ये इससे सहमत नहीं थे। समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के द्वारा। अब इसके बाद में देखिएगा, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है नागपुर में। विजय राघवाचार्य जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। दिसंबर 1920 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर। और तो इस अधिवेशन में इस आंदोलन की पुष्टि कर दी गई और यहां जो प्रस्ताव किसने रखा था? सीआर दास के द्वारा। उद्देश्य क्या था? वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज को प्राप्त करना। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। ये सितंबर 1920 वाला कांग्रेस का विशेष कलकत्ता अधिवेशन होता है और ये दिसंबर 1920 में ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो होते थे वो दिसंबर में ही होते थे, लगभग जो भी होते थे। तो ये नागपुर में होता है। यहां प्रस्ताव रखा था सीआर दास के द्वारा, वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना। प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को और समाप्त कब होता है असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद में देखिएगा, कुछ लोग इस चीज से नाराज थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र इत्यादि के द्वारा कांग्रेस को छोड़ दिया गया। इसके बाद में देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनकी मृत्यु होती है, तो तिलक कोष स्थापित किया गया जिसमें 1 करोड़ रुपए का फंड आया था। इसके बाद में अब क्या क्या देखिए, असहयोग आंदोलन में होता क्या क्या है। जो रचनात्मक कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देना, जैसे स्वदेशी बढ़ावा, एकता, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र विद्यापीठ इत्यादि की स्थापना करना। ये थे रचनात्मक, जिनमें कुछ निर्माण हो, जैसे कोई स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों और जो अदालतें हैं इत्यादि का सबका बहिष्कार करना। तो असहयोग आंदोलन में 2 कार्य होते हैं, एक तो किसको अपनाना चाहिए और एक किसको नकारना चाहिए। तो रचनात्मक कार्यक्रम में स्वदेशी को बढ़ावा मिलता है, एकता, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करना, और नकारात्मक कार्यक्रम है उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, सरकारी उपाधियां और अदालतें जो है इत्यादि का बहिष्कार होता है। अब देखिए, आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसी गतिशीलता के दौरान एक घटना होती है, चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922 को। इसमें देखिए, कुछ लोग जो हैं वो एक तरह से एक जो जुलूसा होता है वो निकाल रहे थे और फिर वहां कुछ जो पुलिसकर्मी होते हैं उनसे उनकी झड़प होती है। वो पूरी घटना है, उसमें मेन चीज ये है कि फिर पुलिसकर्मी से जब उनकी झड़प होती है तो लोगों ने जब वापस झगड़ा वगैरह किया तो वो भाग करके पुलिसकर्मी जो है पुलिस थाने चले गए और लोगों ने जो है उनको बंद करके और आग लगा कर मार दिए। तो एक मेन ये घटना हो गई। यहाँ पे 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसमें 170 लोगों को मृत्युदंड सुनाया गया था। वो जो भीड़ थी उसमें कि इन्होंने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या की, हालांकि ये भी भारतीय थे, ये भी भारतीय थे। 151 को मदन मोहन मालवीय के द्वारा बचा लिया गया। गांधी जी के द्वारा बारदोली से समापन घोषणा की जाती है 12 फरवरी 1922 को। और इन्होंने गांधी जी के, हालांकि इस चीज की बहुत आलोचना हुई थी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने आलोचना की, लेकिन गांधी जी को इस समय यही उपयुक्त लगा कि अब इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। तो गांधी जी के द्वारा बारदोली से समापन घोषणा 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन प्रारंभ के समय गवर्नर जनरल थे जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 और चौरी चौरा कांड के समय होते हैं रीडिंग।
तो ये दोनों उस समय के गवर्नर जनरल हैं, इनका भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो कई नेताओं ने कुछ बातें कही थी। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो भी इस चीज से थोड़े नाराज हुए कि हमको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। ये नेहरू जी ने कहा। जैसे सुभाष चंद्र बोस है, तो बोस ने क्या कहा, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। तो ये सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। सीआर दास जी कहते हैं कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस खोकर बहक जाते हैं। तो ऐसे कई लोगों ने आलोचनाएं की, बड़े बड़े नेताओं ने। केसरे हिंद, जुल्लू युद्ध पदक, बौर युद्ध पदक गांधी जी ने लौटा दिए थे इस समय, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि थी वो भी लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। जब यह आंदोलन इन्होंने समाप्त कर दिया तो सभी महत्वपूर्ण नेता नाराज होते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की 1921 की यात्रा के दौरान जनता के द्वारा बहिष्कार उसका किया गया। इसके बाद में देखिएगा, अब चूंकि असहयोग आंदोलन के दौरान ये यात्रा थी प्रिंस ऑफ वेल्स की, तो जनता के द्वारा बहिष्कार किया गया उसका। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और ब्रूमफील्ड ने इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई। खराब स्वास्थ्य के कारण इनको रिहा कर दिया गया पहले ही 1924 में। इसके बाद में देखिएगा 1924 में बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो गांधी जी करते हैं। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन, ये कर्नाटक में पड़ता है। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 इलाहाबाद 1923 में होती है। मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। संस्थापक हो गए और 16 जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। तो संस्थापक सीआर दास जी इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है महामंत्री थे। तो ये एक बीच में स्वराज पार्टी है। इसके बाद में देखिएगा साइमन कमीशन 1927-28 के दौरान 8 नवंबर 1927 को ये साइमन कमीशन बनता है जिसमें 7 सदस्य थे। और ये दरअसल जो मांटेग्यू जो अधिनियम था, मांटेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 वाला, तो उसकी समीक्षा के लिए बना था ये। इनकी 10 वर्षों में समीक्षा होनी थी। तो चूंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था इसलिए इसका विरोध होता है, इसको श्वेत कमीशन कहा गया। और जब जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन होता है तो उस समय लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय जी की जो है विरोध करते हुए मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसके बाद में देखिए घटनाक्रम अब वो अलग है। भगत सिंह ने फिर सैंडर्स की हत्या की, फिर उनको भी फांसी की सजा उसमें सुनाई जाती है उस केस में। तो ये हम गांधी जी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, तो वो इतनी घटना सफिशिएंट है इसमें। बाकी आप फर्स्ट ग्रेड में जो बाकी हमारे टॉपिक थे जैसे भगत सिंह है, राजगुरु, आप वो जब हम पढ़े तो वहां हमने पढ़ लिए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, अब ये गांधी जी का चलता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। तो क्या है इसमें, ये देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। तो अब इसमें देखिए ये सभी के अवज्ञा जो आंदोलन है ये क्यों शुरू हुआ, क्या कारण है, तो कुछ बेसिक से कारण है। 1924 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में एक निष्क्रियता सी आ गई थी। 1929 में लाहौर का ऐतिहासिक अधिवेशन होता ही है जो नेहरू जी के समय वाला। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस। साइमन कमीशन से असंतुष्टि सी, 2930-30 की आर्थिक मंदी और सरकार के द्वारा गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार करना। तो देखिए दरअसल गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी जो हैं उन्होंने समझौता किया। गांधी जी ने इरविन से कुछ 11 मांगे रखी थी और गांधी जी को जो है उनमें कोई ऐसा कुछ उसमें मिला नहीं। जैसे जो 11 मांगे थी, लगान जो है उसको 50% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जो सिविल अफसर हैं उनके वेतन में कमी हो, सैनिक खर्च में 50% की कमी हो। तो भारतीय जो समुद्र तट हैं वो केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहें। नमक कर को समाप्त किया जाए, नशीली वस्तु की बिक्री बंद हो, राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए।
गुप्तचर विभाग को या तो समाप्त कर दो या सार्वजनिक नियंत्रण हो। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए जो आग्नेय अस्त्र हैं वो रखने का अधिकार मिले। तो इस तरह से ये जिनके कारण गांधी जी ने सभी के अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। शुरुआत देखिए, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो क्या है, कहां से शुरू होता है ये? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। नमक कानून का उल्लंघन कैसे किया? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है वो दांडी पहुंचकर नमक बनाते हैं, क्योंकि नमक पहले बना नहीं सकता था कोई अंग्रेज सरकार के अलावा। तो नमक हाथ में वो उठाते हैं, नमक बनाते हैं और जो ये कानून को तोड़ते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी कहां पहुंचते हैं? जिला नवसारी, गुजरात। तो वहां समुद्र तट के किनारे जो है इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। तो हालांकि देखिए, ये गांधी जी पहुंचते 5 अप्रैल को हैं। 6 अप्रैल को ये नमक कानून जो तोड़ने वाली घटना होती है। तो हालांकि सीधा 6 अप्रैल ही बोल देते हैं कि 12 मार्च से 6 अप्रैल। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं यहां पर दांडी में। दूरी कितनी थी? 241 मील, यानी 385 किलोमीटर। कुल सहयोगी कितने थे? 78। और कितने दिनों की यात्रा रही? 24 दिनों की। तो 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं और 6 को नमक कानून तोड़ते हैं। अब देखिए, सिगरी जो आंदोलन है वो संपूर्ण भारत में फैल जाता है। और अब कौन कहां कहां नेतृत्व करता है? जैसे पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफार खान, जिनको सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहते थे, इनका ये जिस दल का नेतृत्व करते थे उसको लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतकार भी कहा जाता था। तो इनके नेतृत्व में यहां विरोध होता है। पेशावर के अंदर जो गढ़वाल रेजिमेंट है, तो इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। यहां कौन थे जो जो नेतृत्व कर रहे थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो ये जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में पेशावर में तैनात थे। और इन्होंने नियत थी भीड़ पर, यानी जिसके पास में कोई हथियार नहीं, सीधी भीड़ थी, उस पर गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया। तो बदले में अंग्रेज सरकार ने क्या किया? चंद्र सिंह गढ़वाली का कोर्ट मार्शल कर दिया और एक लंबी जेल की इनको सजा दी गई। लेकिन आप एक चीज क्लियर थी कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भारतीय सेना में भी फैलने लग गई थी। और ब्रिटिश जो शासन का प्रमुख आधार ही कौन थी? भारतीय सेना। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में यदुनाग के नेतृत्व में तो इनको भी फांसी दे दी गई। यदुनाग की बहन थी गाइडिन्ल्यू, तो ये 13 वर्ष की थी, इन्होंने नेतृत्व किया। और रानी इनको किसने कहा? नेहरू जी ने। तो इन्होंने नेतृत्व संभाला। तो ये कई घटनाएं हैं इस समय की। और ये जो आंदोलन है ये जिये तरंग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके बाद में देखिए, बंबई के अंदर धरासना केंद्र होता है। तो धरासना जो केंद्र है, यहां भी ये नमक कानून तोड़ा जाता है। दरअसल देखिएगा, ये धरासना जो केंद्र है, चूंकि यहां सभी के अवज्ञा आंदोलन जो होता है तो उसके दौरान ये स्थान है बंबई का। तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन का एक केंद्र बिंदु था। तो गांधी जी ने नमक आंदोलन में थोड़ी स्पीड लाने के लिए, तेजी लाने के लिए, जो धरासना है, यहां की जो नमकशाला थी, वहां नमक बनाकर और नमक कानून को तोड़ने का उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं यहां नमक कानून तोड़ूंगा। लेकिन तोड़ने का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 5 मई 1930 को ही गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया। तो फिर यहां जो दूसरे कई नेता हैं वो नेतृत्व करते हैं। उस समय गांधी जी के स्थान पे फिर जो नेतृत्व किया वो अब्बास तैयब जी ने किया। अब्बास तैयब जी, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। अब जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो फिर
सरोजनी नायडू, इमाम साहब, और गांधी जी के पुत्र थे मणिलाल। ये मणिक लाल नहीं, मणिलाल है। तो गांधी जी के जो पुत्र थे मणिलाल, इनके नेतृत्व के अंदर जो हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो धरासना कारखाने पर, जो नमक कारखाना था धरासना में, यहां पर धावा बोल दिया। सरकार ने लाठीचार्ज किया, दमन चक्र अपनाया। तो वेब मिलर जो है, यह अमेरिकी पत्रकार था। यह कहता है कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कौन कहता है? वेब मिलर। तो अमेरिकी पत्रकार था, इसने ये घटना देखी, इसके बारे में ये लिखता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धरासना के अंदर, इसको धरासना कांड के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण भारत के अंदर कौन नेतृत्व कर रहे थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब देखिएगा, इन आंदोलनों में महिलाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है यहां। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। 26 जनवरी 1931 को उनको रिहा कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। अब देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है दिल्ली में, और तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयत्नों से। अब इसमें देखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होता है, और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है ये सितंबर 1931 में। तो इसमें गांधी जी जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में SS राजपुताना जहाज से किंग्सले हॉल, लंदन। तो यहां जो है विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौटे, और वायसराय द्वारा जो है वो मिलने से इनकार कर दिया गया। असफल सम्मेलन रहा सांप्रदायिक गतिरोध के कारण। तो सांप्रदायिक गतिरोध में देखिएगा, दरअसल इस समय जो अंग्रेज पहले से सोच के बैठे थे, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर भारत में अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए भी अलग से अधिकारों की मांग करना। तो अब यहां गांधी जी इस चीज पर सहमत नहीं थे, और जो गांधी जी की आदर्शवादी बातें हैं वो वहां पर नहीं बैठी, और गांधी जी वहां से वापस आ जाते हैं। और एक देखिएगा, गांधी इरविन समझौता जो होता है, तो इसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट। तो इसमें मुख्य रूप से 4-5 जो शर्तें हैं, 4-5 क्या क्या थी, कि जैसे कांग्रेस और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको जब्त की हुई संपत्ति जो है वो वापस की जाए, जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली। इसके अलावा जैसे अफीम, शराब या विदेशी वस्तुएं जो है, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने देने की अनुमति दी जाए, और समुद्र के किनारे जो लोग बसते हैं उनको नमक बनाने और उसको इकट्ठा करने की छूट दी जाए। इसके अलावा जो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्त हैं उनके अलावा सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दी जाए, और इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी अध्यादेश और जो अपूर्ण अभियोग हैं ऐसे मामले को वापस लिया जाए। तो एक बातें होती है गांधी इरविन समझौते की। इसके बाद में देखिएगा, 4 जनवरी 1932 को पुनः आंदोलन प्रारंभ होता है, लेकिन यह बिखर जाता है। मई 1934 में आंदोलन वापस शुरू होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये इस तरह से चलता रहा, लेकिन वही बात है, बीच में बार बार इसमें एक ब्रेक आते गए, और ये फिर मई 1934 में एक तरह से जो है वो निष्क्रिय ही हो गया था। तो इस आंदोलन को वापस ले लिया गया बंबई अधिवेशन में। तो ये इतनी बात थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मेन चीजें क्या है? 12 अप्रैल को गांधी जी रवाना होते हैं 1930 को। उसके बाद 6 अप्रैल को गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं। यहां तक 12 से 6 अप्रैल, सॉरी 12 मार्च, 12 अप्रैल क्या, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। और उसके बाद में भी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही वो चलता रहा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे निष्क्रियता की ओर चला गया, और फिर ये मई 1934 के अंदर जो है आंदोलन वापस ले लिया जाता है।
इसके बाद में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट अगस्त 1932। तो इंग्लैंड के जो पीएम थे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा 16 अगस्त 1932 को घोषणा की गई, और यही जो घोषणा है ये सांप्रदायिक पंचाट कहलाती है। क्या है इसमें? दलितों को अल्पसंख्यक मानकर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आप देख लीजिए, जिस चीज का गांधी जी विरोध कर रहे थे, सहमत नहीं थे, वो चीज हो गई। और यह भी अंग्रेजों की नीति थी, बांटो और राज करो। अब गांधी जी इस चीज को समझ रहे थे, लेकिन जो बाकी नेता हैं भारत के, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। गांधी जी द्वारा 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है। यरवदा जेल में ही आमरण अनशन गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया। इसके बाद में देखिएगा पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य होता है। यह आपको मैंने जब अंबेडकर जी का टॉपिक पढ़ा था वहां भी बताया था। सांप्रदायिक पंचाट को धराशायी कर दिया गया। दलितों के लिए विधानसभाओं में सीट दुगुनी कर दी गई, 71 से 148, तो दुगुनी से भी अधिक कर दी गई। तो गांधी जी ने खुद ही ये कह दिया कि ठीक है, आपको दुगनी सीट दे दी जाएगी। तो ये जो समझौता है, इसको हम गांधी जी अंबेडकर के मध्य जो समझौता है, इसको ही कहते हैं पूना पैक्ट। तो ये जो मैकडोनाल्ड वाला जो उद्देश्य था सांप्रदायिक पंचाट का, वो सफल नहीं हो पाया, और क्योंकि गांधी जी ने यहां 71 से 128 148 सीट कर दी, यानी दुगनी से भी ज्यादा दलितों के लिए। इसके बाद में देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन 27 सितंबर से 24 दिसंबर 1932 को कांग्रेस के द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया। इसके बाद में अगस्त प्रस्ताव, तो 8 अगस्त 1940 को, और लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो क्या होता है अगस्त प्रस्ताव में? देखिए जो कि क्या था अगस्त प्रस्ताव में, कि जैसे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य जो है भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। जैसे कि एक तरह से शासन सत्ता जो है वो किसके हाथ में रहे? अंग्रेजों के हाथ में, और उत्तरदायी शासन या शासन जो संभाले कौन? भारतीय। इसके अलावा जैसे युद्ध की समाप्ति के बाद में, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो सभी वर्गों और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधियों की एक सभा बुला के और संवैधानिक विकास की समस्या पर विचार किया जाएगा। युद्ध संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति है, उसका विस्तार करके अधिक संख्या में भारतीयों को स्थान देंगे। तो इस तरह से जो प्रस्ताव था उसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और लेकिन यह किसी को पसंद नहीं आया। कांग्रेस से जो मुस्लिम लीग है उसने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद में देखिए आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो अगस्त प्रस्तावों के विरोध में गांधी जी के द्वारा किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पहले सत्याग्रही कौन बनते हैं? विनोबा भावे, और दूसरे बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें 20,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। इसी आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अब इसके बाद में देखिएगा पाकिस्तान की मांग। लाहौर 23 मार्च 1940 में जिन्ना मुस्लिम लीग का जो है ये अधिवेशन होता है, और अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ भी स्वीकार हमें नहीं है। तो ये इसमें तो 23 मार्च 1940 को लाहौर में ये जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने। और इसमें क्या था कि पाकिस्तान के अलावा, या जैसे हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा अब कुछ भी स्वीकार नहीं है, तो इसके अलावा हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि ये जो प्रस्ताव का प्रारूप है ये किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान। और बाद में देखिएगा ये इसीलिए 23 मार्च 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस भी मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर इधर देखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव 11 मार्च 1942 की घोषणा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। क्या है इसमें? युद्ध के बाद एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा।
नए भारतीय संविधान के निर्माण तक रक्षा का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार का, इसको कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक यानी आगे की तारीख का चेक कहा कि कब युद्ध समाप्त होगा और कब तुम ये करोगे। नेहरू जी ने डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा। ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था, ये देखिए 11 मार्च 1942 को दरअसल जो स्टेपोर्ड क्रिप्स है, तो ये मिशन है ये भारत पहुंचता है 23 मार्च को। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है और 23 मार्च को यह मिशन भारत पहुंचा और 30 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। तो ये कोई किसी ने भी इसको जो है नहीं एक्सेप्ट किया और अप्रैल 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया। तो गांधी जी ने क्या कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की स्थिति जो है वो वास्तव में बहुत ज्यादा खराब थी। तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने कहा कि एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, एक बैंक जो डूब रहा है और उसके नाम आप चेक दे रहे हो, वो भी बाद की तिथि का। तो क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, तो इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त मंथ के कारण। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया गया। तो पहले देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो गांधी जी को यह नेतृत्व देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कहते थे कि गांधी जी शुरू में आंदोलन नेतृत्व लेते हैं, आंदोलन को जोश से चलाते हैं, फिर बाद में बिल्कुल आंदोलन अचानक समाप्त कर देते हैं। तो तब गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू भी अगर उठा के कहीं छोड़ दूं तो तुमसे भी बड़ा आंदोलन जो है खड़ा कर दूंगा। तो फिर गांधी जी को इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व दिया था। अब गांधी जी को देखिए नेतृत्व कर रहे हैं गांधी जी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया गया। 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि इसके अध्यक्ष थे, तो 8 अगस्त को जो यहाँ ये मीटिंग होती है, सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। बंबई के ऐतिहासिक गवालिया टैंक मैदान में यहां यह प्रस्ताव पास होता है और नारा था करो या मरो का। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेन चीजें जो है वो यही है इसमें। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में प्रस्ताव पेश। 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में यह प्रस्ताव पास कर लिया गया। वो तो कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन था, अब यहां पास होता है। नारा था करो या मरो और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, बिजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका, तो आदि बहुत महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने भूमिगत गतिविधियां की, अंडरग्राउंड रहते हुए इस कार्यक्रम को चलाया। समानांतर सरकारें बनती है इस समय अलग अलग स्थानों पे, बलिया में, तामलुक में, सतारा में, और खूब हिंसा भी होती है इस समय। तो गांधी जी का नारा यही था कि अब करो या मरो, कि मैंने इतने आंदोलन चला चला के और तुमको इस योग्य बना दिया कि तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो, जान दे भी सकते हो और जान ले भी सकते हो। तो अब हर व्यक्ति जो है वो विरोध करे। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, तो इनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पटाभी सीतारामैया, इनको अहमदनगर जेल में रखा गया था, अहमदनगर में अल्मोड़ा जेल में। और राजेंद्र प्रसाद है, इनको बांकीपुर पटना में। जयप्रकाश नारायण, इनको पटना के हजारीबाग जेल में। तो किसको कहां कहां उसमें रखा गया, ये बातें हैं। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी द्वारा उपवास 7 मार्च को अचानक समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उस समय आप देश में हर कोई विरोध कर रहा है और गांधी जी के उपवास की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। अंग्रेज भी ये सोच रहे थे कि गांधी जी बढ़िया उपवास नहीं तोड़े तो अगर ये इनकी मृत्यु हो जाए, और जब गांधी जी को लगा कि नहीं वास्तव में मेरे उपवास का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर गांधी जी ने अचानक ही 7 मार्च को उपवास समाप्त कर दिया। 6 मई 1944 को जेल से रिहा होते हैं। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे के द्वारा
इसके सहयोगी कौन थे? नारायण आप्टे और विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया इत्यादि के द्वारा, और नाथुराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मार दी जाती है 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान। मुख्य रूप से नाम नाथुराम गोडसे का है, बाकी ये सब सहयोगी के रूप में आते हैं। समाधि कहाँ है? दिल्ली के राजघाट में। अब कुछ गांधी जी संबंधी समाचार पत्र भी हैं। इंडियन ओपिनियन तो 1906 में अंग्रेजी में निकाला था साउथ अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 अंग्रेजी भाषा का अहमदाबाद से। नवजीवन 1919 में गुजराती व हिंदी का अहमदाबाद से। हरिजन तो ये 1933 में गुजराती और हिंदी में पूना से। और फिर बुक की बात करें तो हिंद स्वराज 1909 में साउथ अफ्रीका से। गीता बोध, गीता महिमा, मेरे सपनों का भारत और सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1927। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है गांधी जी की। तो ये गांधी जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो सब मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, समझा दिए हैं। मेन चीजें यही है, अब तक जो भी पेपर हुए हैं तो सारे पेपर आपके लगभग फर्स्ट ग्रेड के इससे आराम से सोल्व हुए हैं, जो भी कंटेंट आपको मैंने इसमें बताए हैं। तो ये गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना था, गांधी जी के संदर्भ में। तो ये आपका फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का, वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आप सभी को अपने एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट। तो अच्छे से पूरे मन से और जो है एग्जाम को दे के आइए। और आपके सिलेबस अब खूब बड़ा कर दिया फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का इसमें, जैसे राजस्थान हिस्ट्री कल्चर वाला पोर्शन खूब जोड़ दिया उसमें। तो वो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के वीडियो मैंने जो अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने वो भी कर लिए तो ये सब चीजें भी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आप आराम से कवर कर लेंगे। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है। राजस्थान हिस्ट्री में चाहिए कि चीज आपको समझाई हो, राजस्थान कल्चर है, सब चीजें बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई है। तो पूरी आशा है कि 80% से ऊपर पर्सन जो है ये फर्स्ट पेपर हिस्ट्री वाले, जो कि आपके 15% एग्जाम में आएंगे, कम से कम 10-11% तो आपके इजीली इसी मैटर में से आ जाएंगे जो सारा मैंने पढ़ा है। आपको आराम से आपको इनमें से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो आप आराम से खूब मेहनत करें। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।